नमस्कार। आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने है 22 नवंबर 2025 के कुछ दिलचस्प समाचार लेख। हाँ। और हमारा मकसद है इनके जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था, कंपनियों और बिजनेस की दुनिया की नब्ज को पकड़ना। तो चलिए देखते हैं कि इन खबरों की तह में क्या छिपा है। सबसे पहली खबर जो ध्यान खींचती है हम्म, वो वाकई कमाल है। ऐसा लगता है भारत स्मार्टफोन बनाने के मामले में दुनिया का नया अड्डा बनता जा रहा है। आंकड़े तो कम से कम यही कहानी कह रहे हैं। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये पूरी गेम बदल रहा है। स्रोत बताते हैं कि भारत का स्मार्टफोन निर्यात, जो कुछ साल पहले सिर्फ 1.5 अरब डॉलर था, सिर्फ 1.5 अरब? हाँ, वो अब 12 से 14 अरब डॉलर तक पहुंचने की कगार पर है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है। कि दुनिया की सप्लाई चेन अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। एग्जैक्टली। और इसमें एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों का नाम सबसे ऊपर है। एक लेख का शीर्षक ही है बिल्डिंग सप्लाई चेन। साफ है कि सरकार की पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना रंग ला रही है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनी तो बिल्कुल। भारत में अपना निवेश और कर्मचारियों की संख्या दुगनी करने की सोच रही है। और ये पीएलआई योजना का फंडा बहुत सीधा और असरदार है। सरकार कंपनियों से कहती है, आप भारत में जितना ज्यादा माल बनाएंगे और बेचेंगे, हम आपकी जेब में उतना ही ज्यादा पैसा इनाम के तौर पर डालेंगे। इसी प्रोत्साहन ने एप्पल और सैमसंग जैसे दिग्गजों को यहाँ खींच लिया है। मतलब ये एक चुंबक की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या हम वाकई में मेक इन इंडिया कर रहे हैं या फिर सिर्फ असेंबल इन इंडिया? मतलब क्या हम सिर्फ बाहर से आए पुर्जों को जोड़कर फोन तैयार कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चुनौती और अगला पड़ाव है। अभी तो हम काफी हद तक असेंबलिंग पर ही ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। असली चुनौती, जैसा कि लेख ने बताया गया है, वो है स्थानीय स्तर पर पुर्जों का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना। फोन की स्क्रीन से लेकर उसकी बैटरी और छोटे छोटे चिप्स तक। हाँ, सब कुछ यहीं बने। मतलब फोन के कवर से लेकर उसकी चिप तक सब कुछ भारत में बनाने का लक्ष्य है। एग्जैक्टली। क्योंकि अर्थव्यवस्था में असली वैल्यू तभी जुड़ती है, रोजगार के बेहतर मौके तभी बनते हैं और देश तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर तभी होता है। लेख में एक दिलचस्प तुलना भी की गई है। क्या? आज भी भारत में बनने वाले फोन के पुर्जों के लिए चीन पर हमारी निर्भरता, आप देखिए, 17% से 25% तक है। जबकि वियतनाम ने इसे घटाकर सिर्फ 4% कर लिया है। तो मंजिल अभी दूर है, लेकिन हाँ, शुरुआत बहुत दमदार हुई है। तो एक तरफ ये मेक इन इंडिया की बड़ी बड़ी बातें हैं और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में ये चुनौतियां। ये दिखाता है कि सिर्फ बड़ी तस्वीर से पूरी कहानी पता नहीं चलती। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अलग अलग कंपनियां क्या कर रही हैं। मेरे सामने ग्रो के तिमाही नतीजे हैं और सच कहूं तो मेरा गणित थोड़ा गड़बड़ा गया है। हाँ हाँ, बताइए क्या हुआ। देखिए, कंपनी का मुनाफा तो 12% बढ़कर 432 करोड़ रुपए हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन उनकी आमदनी यानी रेवेन्यू 9.5% घट के 1128 करोड़ रुपए रह गई। एक मिनट, ये कैसे हुआ? कमाई गिरी लेकिन मुनाफा बढ़ गया। ये तो हिसाब समझ नहीं आया। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब कॉर्पोरेट फाइनेंस की एक बहुत दिलचस्प सच्चाई को सामने लाता है। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि किसी कंपनी की हेडलाइन देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए। असली कहानी अक्सर इस बात में छिपी होती है कि वे क्या और कैसे बेच रहे हैं। अच्छा, तो ग्रो के मामले में क्या हुआ? दो चीजें हुई। पहली, जैसा कि लेख बताता है, कंपनी ने अपनी लागत, खासकर ब्रोकर शुल्क पर जबरदस्त कंट्रोल किया। पिछले साल जहां उनकी लागत 338 करोड़ थी, इस साल वो सिर्फ 299 करोड़ रह गई। मतलब सीधे सीधे पैसे बचाए। हाँ। और दूसरी ज्यादा जरूरी बात, उनके ग्राहकों ने वायदा और विकल्प यानी एफएनओ ट्रेडिंग ज्यादा की। एफएनओ ट्रेडिंग? जी, एफएनओ ट्रेडिंग ब्रोकरेज कंपनियों के लिए ज्यादा मुनाफे वाला सौदा होता है। तो भले ही कुल आमदनी थोड़ी कम हुई हो, लेकिन ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट बेचकर उन्होंने मुनाफा बढ़ा लिया। कम कमाई में ज्यादा फायदा। वाह, मतलब खेल वॉल्यूम का नहीं, मार्जिन का था। बहुत दिलचस्प। लेकिन कॉर्पोरेट जगत में सिर्फ मुनाफे की ही नहीं, टकराव की भी खबरें हैं। और ये टकराव सीधा मेक इन इंडिया की कहानी से जुड़ा है। भारतीय एयरटेल और टाटा समूह की कंपनी तेजस नेटवर्क्स आमने सामने आ गए। और ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं है, ये एक बहुत गंभीर मामला है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सोचिए, एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत तेजस जैसी घरेलू कंपनियों को आगे बढ़ा रही है, उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा रही है
और दूसरी तरफ एयरटेल जैसा देश का सबसे बड़ा ग्राहक सार्वजनिक रूप से उनके उपकरणों की क्वालिटी पर सवाल उठा रहा है। आरोप क्या है? बिल्कुल, मतलब हुआ क्या है? लेख में साफ लिखा है कि एयरटेल ने दूरसंचार विभाग यानी डीओटी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। उनका कहना है कि राजस्थान में लगाए गए तेजस के रेडियो उपकरण बार बार खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क में 60 से 90 मिनट तक की रुकावटें आ रही हैं। टेलीकॉम की दुनिया में इतना लंबा डाउन टाइम एक बहुत बड़ी विफलता मानी जाती है। लेकिन क्या ये एयरटेल की तरफ से घरेलू कंपनी को दबाने की कोशिश भी हो सकती है, ताकि वे अपने पुराने भरोसेमंद विदेशी सप्लायरों के साथ बने रहें? हो सकता है वो एक नए खिलाड़ी को मैदान में टिकने नहीं देना चाहते हो। ये एक जायज सवाल है और कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसी रणनीतियां चलती हैं। हो सकता है कि एयरटेल नए उपकरणों के साथ आने वाली शुरुआती दिक्कतों को लेकर ज्यादा सख्त हो रहा हो, लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। वो क्या? एयरटेल के लिए नेटवर्क की क्वालिटी उसकी इज्जत का सवाल है। अगर ग्राहकों को खराब सर्विस मिलेगी तो वो किसी और नेटवर्क पर चले जाएंगे। सही बात है। इसलिए चाहे उपकरण देसी हो या विदेशी, वो क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते। ये मामला दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत का रास्ता उतना आसान नहीं है। आपको सिर्फ बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया के बेस्ट के बराबर की क्वालिटी देनी होगी। इस केस का नतीजा तेजस की साख के लिए बहुत अहम होगा। बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट जगत में विकास की कहानी भी है और संघर्ष की भी। लेकिन इन अकेले कंपनियों की कहानियों से हटकर अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत को देखें, तो क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या लोग पैसा खर्च कर रहे हैं? क्या कारोबार बढ़ रहा है? इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत मजबूत इशारे हैं। एक लेख के मुताबिक अक्टूबर में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 3.1% बढ़ी है। ये शायद सुनने में छोटा लगे, लेकिन इसकी गहराई में जाना जरूरी है। हाँ, क्योंकि पेट्रोल डीजल की खपत तो सीधे सीधे आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी होती है। सही कहा। अर्थशास्त्री इसे एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कहते हैं। मतलब ये अर्थव्यवस्था का ब्लड प्रेशर चेक करने जैसा है, जो तुरंत बताता है कि सेहत ठीक है या नहीं। क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही मतलब है। और जब हम और गहराई में देखते हैं तो कहानी और साफ हो जाती है। डीजल की खपत 6.6% बढ़ी है। 6.6%? हाँ, डीजल कौन इस्तेमाल करता है? ट्रक, ट्रैक्टर, फैक्ट्रियां। मतलब माल की ढुलाई बढ़ रही है, खेती और इंडस्ट्री का पहिया तेजी से घूम रहा है। राइट। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प है हवाई जहाज के ईंधन यानी ATF की मांग में 10.7% का उछाल। 10% से भी ज्यादा? जी, इसका मतलब है कि लोग व्यापार और छुट्टियों के लिए ज्यादा हवाई यात्रा कर रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था में विश्वास का प्रतीक है। तो एक तरफ ईंधन की खपत बढ़ रही है और इसी से जुड़ी एक और खबर है जो इस तस्वीर को और मजबूत करती है। मोर कंपनीज, हायर सैलरीज। IIM जैसे टॉप मैनेजमेंट कॉलेजों से निकलने वाले छात्रों की सैलरी इस साल फिर बढ़ी है। IIM अहमदाबाद में औसत घरेलू वेतन 35.68 लाख रुपए तक पहुंच गया है। ये दूसरा बड़ा सकारात्मक संकेत है। जब कंपनियां नए टैलेंट पे इतना पैसा लगाने को तैयार होती हैं, तो इसका मतलब है कि वे भविष्य के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। वो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए निवेश कर रही हैं। और लेख ये भी बताता है कि ये सिर्फ IT सेक्टर की बात नहीं है, बल्कि कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी जबरदस्त भर्ती हो रही है। लेकिन यहाँ मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा। ये तो कुछ 100 बेहतरीन छात्रों की कहानी है। क्या ये सच में पूरे देश के रोजगार बाजार की सेहत को दिखाता है, या ये सिर्फ उस 1% की कहानी है जो पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं? आपका संदेह बिल्कुल वाजिब है। ये यकीनन पूरी तस्वीर नहीं है। ये औपचारिक, संगठित और उच्च कुशल रोजगार बाजार का हाल बताता है। ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट इंडिया की ऊपरी परत बहुत मजबूत है और इसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। सही। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र में है, गिग इकोनॉमी में है। उनकी कहानी क्या है? और शायद इसी सवाल का जवाब एक दूसरे लेख में मिलता है, जिसमें महिलाओं के लिए लचीलेपन और एक नए गिग वर्क प्लेटफॉर्म की बात की गई है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत करना है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ भी देना है। और यहीं आकर पूरी तस्वीर जुड़ती है। जहां IIM की खबर पिरामिड के ऊपरी हिस्से की कहानी है, वहीं यह पहल पिरामिड के एक बहुत बड़े और अहम हिस्से को संबोधित करती है।
गिग इकोनॉमी यानी स्विगी, जोमेटो, उबर जैसी कंपनियों के लिए काम करने वाले लोग ये आज की हकीकत है। बिल्कुल। लेकिन उनके पास अक्सर नौकरी की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन या स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ नहीं होते। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वादे खोखले तो नहीं है? गिग प्लेटफॉर्म्स पर तो अक्सर वर्कर्स के शोषण के आरोप लगते रहते हैं। क्या सच में एक सरकारी प्लेटफॉर्म इसे बदल सकता है? चुनौती बहुत बड़ी है। इसे सही ढंग से लागू करना मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा होगा, लेकिन यह नीतिगत रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लेख में जिक्र है कि इसमें न्यूनतम वेतन, काम के घंटे तय करने और सामाजिक सुरक्षा देने का वादा है। खास तौर पे इसका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, जिन्हें अक्सर घर की जिम्मेदारियों के चलते लचीले काम की जरूरत होती है। अगर सरकार इसे सख्ती से और सही नियत से लागू कर पाती है तो यह विकास को और ज्यादा समावेशी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी सुधार हो सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो क्या कहेंगे? एक तरफ हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की ऊंची उड़ान है, तो दूसरी तरफ क्वालिटी को लेकर घरेलू कंपनियों में ही टकराव। एक तरफ आईएम में लाखों की नौकरियां हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की जद्दोजहद। तस्वीर काफी उलझी हुई है। बिल्कुल, और इन सभी बातों के पीछे एक ही शब्द है, परिवर्तन। भारतीय अर्थव्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हम कम मूल्य वाली चीजों से हटकर उच्च मूल्य वाले निर्माण की ओर जा रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत में विकास भी है और उसके साथ आने वाले संघर्ष भी। सही। और हमारी श्रम नीतियां गिग इकोनॉमी जैसी नई सच्चाइयों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं। चुनौती इन सभी बदलावों को एक साथ सुचारू रूप से संभालने की है। अवसर बहुत बड़े हैं, लेकिन जैसा हमने तेजस एयरटेल मामले में देखा, राह में मुश्किलें भी कम नहीं हैं। और जाते आते एक विचार छोड़ जाते हैं। इन्हीं स्रोतों में बीमा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए सरकारी विधेयकों का भी जिक्र है, जिन पर हमने आज बात नहीं की। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिस हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और उच्च कुशल नौकरियों की हम बात कर रहे हैं, उनकी पूरी क्षमता को बाहर लाने के लिए वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में सुधार कितने जरूरी हैं। क्या एक मजबूत बीमा सेक्टर और बेहतर यूनिवर्सिटी सिस्टम ही वो पहेली के खोए हुए टुकड़े हैं जिनके बिना ये तस्वीर अधूरी रह जाएगी?